जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं और तंदुरुस्त हैं। दोस्तों, टुडे वी विल डिस्कस 7 इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट आर्टिकल्स फ्रॉम द इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू ऑन द 23rd एंड 24th ऑफ अगस्त। अंत में क्वेश्चन दिया जाएगा। मेरी गुजारिश आप सबसे कि इररिस्पेक्टिव आपका अटेम्प्ट अगले साल है या उससे अगले साल है, आप प्लीज उसको अटेम्प्ट करिए। कमेंट सेक्शन में एंगेज करते हैं इस डिबेट को लेके। कोई ना कोई हमारी टीम में से आपका आंसर इवैल्यूएट करेगा। ये कोई पेड सीरीज नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एनीबडी कैन पार्टिसिपेट एंड राइट द आंसर ऑन द क्वेश्चन इन 250 वर्ड्स। ठीक है जी, चलिए हम बढ़ते हैं अपने पहले आर्टिकल के टूवर्ड्स। तो पहला है जी फ्रीयर ट्रेड। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस में कल आया था। क्या कंटेक्स्ट है? एफटीएस वाइटल फॉर रिवाइविंग ग्रोथ। तो जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि अभी इंडिया और अमेरिका के बीच में जो एफटीए एग्रीमेंट था वो भी स्टॉल हो चुका है। ठीक है, अब पोस्ट कैंसिलेशन ऑफ द यूएस इंडिया एफटीए क्या रणनीति होनी चाहिए इंडियन कंपनीज की और इंडियन गवर्नमेंट की? ठीक है, नाउ प्रेजेंटली द गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स प्रीकर्सर्स फॉर फ्री ट्रेड विद कंट्रीज लाइक यूके एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद एफटीए विद यूएस तो अभी अनलाइकली है कि वो मटेरियलाइज हो पाएगा आने वाले समय में, उसका तो चांसेस कम लग रहे हैं। हाउएवर देयर इज अ पॉजिटिव मोमेंटम फॉर साइनिंग ट्रेड डील्स with blocks like EU and the Gulf Cooperation Council, so that is good. We will get more access to these markets. These countries will also get more access to the Indian markets. Market access दोनों ही देशों को या ब्लॉक को और इंडिया को बढ़ाना पड़ेगा। Need of the hour is embrace of free trade and a shift away from the protectionist impulses that seem to have guided the recent government policies। तो वो जो प्रोटेक्शनिज्म का जो माइंडसेट है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का था अमेरिका फर्स्ट, तो अभी जैसे आपने देखा पिछले साल हमारी सरकार ने भी आत्मनिर्भरता की बात करी, तो वो सब ठीक है। प्रोटेक्टिंग इंडिजिनस इंडस्ट्रीज, प्रोटेक्टिंग द इंडिजिनस एक्सपोर्टर्स, इट्स अ गुड थिंग। बट एट द सेम टाइम व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फ्री ट्रेड, वी हैव टू मेक कंसेशंस, वी हैव टू डू गिव एंड टेक। और इंडिया, जैसे कि आपको जानते हैं, आरसीईपी का मेंबर नहीं है। आरसीईपी से उसने वॉकआउट कर लिया था। सो बहुत जरूरी है कि इंडिया अपना जो ट्रेड है वो वेल इंटीग्रेटेड रखे ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। सो एक्सपोर्ट्स इस टाइम पे दे कैन सर्व एज द इंपॉर्टेंट ड्राइवर ऑफ ग्रोथ, कीपिंग इन माइंड कि अभी जो कंजम्पशन है वो बहुत कम है। कंजम्पशन इज वेरी स्लगिश, द कंजम्पशन हैज नॉट रिवाइव्ड एज बिफोर द प्री कोविड लेवल्स, एंड आगे जाके भी जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है दैट इज लाइकली टू रिमेन सबड्यूड। तो उसके चलते जो एक्सपोर्ट्स है वो ड्राइवर ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। और यहां पे कुछ डेटा आ जाता है। इंडियाज ओवरऑल एक्सपोर्ट्स इन द फर्स्ट 4 months ऑफ द करंट फिस्कल ईयर्स स्टूड एट $204.97 billion। तो ये 47% से ज्यादा है एज कंपेयर टू द लास्ट फिस्कल ईयर, एंड 2019 वाले फिस्कल ईयर से 15.35% ज्यादा है। चलिए अगला आर्टिकल है जी एन इररेशनल टर्न। ये इंडियन एक्सप्रेस में आया है, काफी अच्छा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल क्या बात करता है? सो बेसिकली इस आर्टिकल में कंटेक्स्ट है इंकरेजिंग साइंटिफिक टेम्परामेंट। हमारी फंडामेंटल ड्यूटी में भी आता है साइंटिफिक टेम्परामेंट को इंकरेज करना। अब यहां पे इसके चलते एक स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स हुआ था, उससे कुछ की फाइंडिंग्स है, उसकी कुछ कुछ रिपोर्ट्स हैं, असेसमेंट्स हैं। तो क्या है? तो पहले तो स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स की अगर हम बात करें तो स्टेट ऑफ साइंस इंडेक्स इज अ थर्ड पार्टी इंडिपेंडेंट रिसर्च स्टडी कमीशन बाय 3M। ये अमेरिकन मल्टीनेशनल कंपनी है एंड ये कंडक्ट करती है एनुअली। ये पिछले 4 साल से 3M जो कंपनी है पिछले 4 साल से इंडेक्स कंडक्ट कर रहा है, सो दैट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स साइंस कुड बी ट्रैक्ड। तो कुछ 17-18 कंट्रीज, इसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है, जिसका ये इंडेक्स बनाया जाता है। अब बात करते हैं की फाइंडिंग्स की। तो पहली बात तो 90% ऑफ द अडल्ट्स, व्हिच इज अ गुड थिंग, इन इंडिया सर्वेड सेड दैट साइंस इज ब्रिंगिंग होप फॉर द फ्यूचर। ये बहुत अच्छी बात है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट लोगों में डेवलप हो रहा है, खास करके अडल्ट्स में। ठीक है, अ डेमोग्राफिकली रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ 1000 सिटीजंस 18 years and older were interviewed this year in February and March from each of the 17 countries including India. Now science was defined as the process of pursuing knowledge about the world through logically gathering, observing and experimenting. ठीक है, सो ऑल गुड। सो ये जो की फाइंडिंग इस रिपोर्ट में से आई है दैट शोज कि इंडिया में यूथ में साइंटिफिक लेवल्स जो है एडवांस हो रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम कैसे एजुकेशन सिस्टम, कैसे साइंटिफिक स्पिरिट को किल कर सकता है? तो इसके चलते इग्नू यूनिवर्सिटी ने एक MA का कोर्स निकाला है एस्ट्रोलॉजी में। अब एस्ट्रोलॉजी कितनी साइंटिफिक है कितनी नहीं है वो आपका अपना पर्सनल बायस हो सकता है, बट कोई साइंटिफिक बायस नहीं है एस्ट्रोलॉजी में। ये बात इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट ने कही है। ठीक है, अब अगर रीसेंट पास्ट की बात करें, अगर किसी ने भी क्वेश्चन किया किसी इलॉजिकल डिसीजन को, उसको एंटी नेशनल कहा जाता है। अब हाल ही में कुछ प्रेजेंट रूलिंग गवर्नमेंट के कुछ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स थे, कुछ MLAs थे, जिन्होंने ये कहा था कि कॉस्मेटिक सर्जरी तो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में एग्जिस्ट करती थी, कि लॉर्ड गणेशा ने भी कॉस्मेटिक सर्जरी कराई थी। और यहां तक ये भी कहा गया था कि जो एरोप्लेन्स हैं वो हमारे एंशिएंट हिस्ट्री में तब के हवाई जहाज उड़ रहे हैं रामायण के टाइम पे, महाभारत के टाइम पे। अब इस तरह की बात कितनी रैशनल है, इररेशनल है, ये आपका पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। पर्सनली आई बिलीव कि बहुत इररेशनल बात है, और
यही बात को लेकर एड्रेस किया गया है इस आर्टिकल में। तो इसको आर्टिकल में कहते हैं सूडो साइंस। तो ये सूडो साइंस है लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ मास्टर्स कोर्स इन एस्ट्रोलॉजी। सो अब एस्ट्रोलॉजी इंट्रोड्यूस करके हम कितना साइंटिफिक टेम्परामेंट प्रमोट कर रहे हैं वो बात देखने वाली है। क्योंकि जो प्लैनेट्स की बात आती है कि आपका ये ग्रह अच्छा है, वो ग्रह बुरा है, आई एम श्योर आप सबने भी एस्ट्रोलॉजी में कीन इंटरेस्ट कभी ना कभी रखा होगा अपनी यूपीएससी की तैयारी में। हर एक एस्पिरेंट बाय द वे एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते होंगे जब वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बट नेवरदलेस इन अ लाइट हार्टेड वे दिस इज नॉट साइंटिफिक। एनीथिंग इन एस्ट्रोलॉजी नीड्स टू बी साइंटिफिकली प्रूवन। और इसके चलते 50 साल पहले ये बात इस आर्टिकल में कॉलमनिस्ट कह रहे हैं। आपके और मेरे व्यूज अपने डिफरेंट हो सकते हैं एस्ट्रोलॉजी को लेके। इन्होंने ये कहा कि ऑलमोस्ट 50 years ago a group of 186 scientists including many of the Nobel laureates they published a signed objection to astrology। तो कंक्लूजन क्या आता है? कंक्लूजन ये आता है that as per the SOSI 91% agree that the world needs more people pursuing careers related to science, technology, engineering and mathematics। तो इसको हम STEM कहते हैं, ठीक है। और by introducing pseudo scientific degree like astrology courses our citizens will become more irrational, ठीक है। सो इस करके इस तरह के कोर्सेज को इंट्रोड्यूस करने के लिए कॉलमनिस्ट ने मना किया है। उन्होंने कहा है कुछ और कोर्सेज, कितने सारे अच्छे कोर्सेज हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, कितना कुछ आ रहा है। तो अगर एस्ट्रोलॉजी आपको पर्सनली पसंद है पढ़ना या इंटरप्रेट करना तो वो आप अपने पर्सनल डोमेन में कर सकते हैं, बट प्रमोटिंग एस्ट्रोलॉजी ये बात शायद थोड़ी इर्रेशनल है, बिकॉज हमारे फाउंडिंग फादर्स ने भी ये बात बहुत वेल एस्टैब्लिश करी थी कि हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट के टुवर्ड्स जाना चाहिए। चलिए अगला आर्टिकल है जी, फोकसिंग ऑन डिजीजेस साइडलाइन बाय द कोविड-19। ये हिंदू में आर्टिकल आया जी, कल आया था। अब जैसे कि आप जानते हैं देयर वाज अ लॉट ऑफ डिस्ट्रप्शन कॉज्ड बाय बिकॉज ऑफ कोविड इन दी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस ट्रीटमेंट, ठीक है। कोविड के चलते पिछले 2 साल में सिर्फ कोविड के केसेस ही हैं जिसको ट्रीट किया जा रहा है और कोई केसेस को नहीं ट्रीट किया जा रहा। इतनी सारी सर्जरीज हैं, इलेक्टिव सर्जरीज जो कि ऑन होल्ड थी बिकॉज ऑफ इतना जो सर्ज आया था कम्युनिटी ट्रांसमिशन में। अब हम ये भी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जिसको हम लाइफस्टाइल डिजीज भी कहते हैं, जैसे कि कैंसर हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज हो गया, ये आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में है। और यहां तक कि 71% ऑफ ऑल डेथ्स वर्ल्ड वाइड अकर बिकॉज ऑफ दीस नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। और हम ये भी जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस इस तरह के जिन लोगों को हैं उनको कोरोना से भी बहुत ज्यादा खतरा है, जैसे डायबिटिक्स की बात करें, ठीक है। सो इसके चलते नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च द नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस एंड स्ट्रोक इन 2010। फोकस किस पे था? फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोटिंग गुड हेल्थ एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस। तो इस पे फोकस था, क्योंकि अगर जितनी जल्दी डायग्नोस होगा तो उतना अच्छा है। उसको फिर अगर कैंसर की बात करें, अगर ज्यादा स्टेज तक वो चले जाता है तो वो जानलेवा भी हो सकता है। तो ये मिशन उस जरिए से थी कि जल्दी ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है डायग्नोस हो सके। नाउ हाउ डिड द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड इंपैक्ट इन ट्रीटमेंट ऑफ द एनसीडीज? नाउ इन मोस्ट कंट्रीज द स्टाफ वर्किंग इन द एरिया ऑफ एनसीडीज, जो स्पेशलिस्ट स्टाफ था वो अब असाइन उनको करा गया टू सपोर्ट पेशेंट्स विद कोविड-19, ठीक है। तो उनकी ड्यूटी तो सिर्फ कोविड ही चल रहा था, सिर्फ कोविड के ही केसेस अटेंड किए जा रहे थे। NCD services also got more disrupted as countries moved to the stage of community transmission। जब बहुत ज्यादा सर्च देखने को मिला कोरोना वायरस के केसेस में, खास करके सेकेंड वेव में, तब तो ये सारी की सारी सर्विसेज, किसी को डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, उसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा था। खास करके जो हमने अप्रैल, मई, जून ये जो 3 महीने निकाले हैं, इसके चलते बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग बीमारियां थी, ठीक है। और उसके चलते ऑब्वियसली उनका ट्रीटमेंट भी जरूरी था, टाइमली डायग्नोसिस भी जरूरी था। तो हम देख रहे थे कि टेलीमेडिसिन चल रहा है, ऑनलाइन कंसल्टिंग चल रही है, बट फिजिकल कॉन्टैक्ट between the doctor and patient नहीं हो रहा था, ठीक है। Now way forward, a positive impact of the pandemics has been that 2/3 of the countries are now collecting data कि भी उनकी कंट्री में कितने लोग हैं जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। इंडिया ने भी ये कदम उठाया ताकि हमको पता लग सके कि कौन सी वो पॉपुलेशन है जिसको ज्यादा केयर की जरूरत है, जिनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस पहले से हैं, ठीक है, जिसको हम प्री एग्जिस्टिंग कोमोर्बिडिटीज भी कहते हैं, ठीक है। स्क्रीनिंग फॉर एनसीडीज एट द ग्रास रूट लेवल्स, ठीक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर लेवल से। और पैराडाइम शिफ्ट इन गवर्नेंस, तो इफेक्टिव एंड पार्टिसिपेटरी लीडरशिप विद स्ट्रॉन्ग विजन एंड कम्युनिकेशन इज द नीड ऑफ द आवर। चलिए अगला आर्टिकल है जी, ब्रेकिंग द लॉक जैम, पासिंग ओवर द बेटन। ये हिंदू में आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, पीडीटी आचार्य ने लिखा है। काफी अच्छे जाने माने कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं ये, और पीडीटी आचार्य जो है ये फॉर्मर सेक्रेटरी भी रह चुके हैं लोकसभा के, तो अच्छा लिखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स को लेके। अब किस कंटेक्स्ट में है? कोलिजियम शोइंग द वे फॉर अपॉइंटमेंट्स। तो जैसे कि आप जानते हैं अभी हाल ही में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया NV रमना लेड कोलिजियम ने 9 जजेस को अपॉइंट किया है,
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में। और ये जो वैकेंसी थी सुप्रीम कोर्ट में जजेस की बहुत समय से चलती आ रही थी। अगर आपको याद होगा 2016 में जो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टीएस ठाकुर थे, ही ब्रोक डाउन while sharing the same platform with honorable prime minister saying that कि जुडिशरी के ऊपर कितना ज्यादा बर्डन हुआ पड़ा है, क्योंकि नंबर जो स्ट्रेंथ ऑफ जजेस है वो बहुत कम है। तो अब 9 जजेस को अपॉइंट किया गया है। अब बात ये आती है, ये तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बिकॉज सिलेक्शन ऑफ जजेस फॉर अपॉइंटमेंट टू द हायर कोर्ट्स, particularly the top court, is a very complex exercise, ठीक है। नाउ सीजीआई बीइंग द हेड ऑफ द कोलिजियम यानी कि जो ग्रुप ऑफ सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, या कोलिजियम ऑफ हाई कोर्ट की बात करें जो ग्रुप ऑफ सीनियर जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, जो कि डिसाइड करते हैं कंसेंसस के साथ कि किसको अपॉइंट करना है एज अ सुप्रीम कोर्ट जज या एज अ हाई कोर्ट जज, तो वो कोलिजियम होता है, ठीक है। आई एम श्योर इतना आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, ठीक है। अब नाउ इंडिया की कंपेलिंग रियलिटीज क्या है? देखिए, इतना आसान काम नहीं है। इंडिया जैसी इतनी बड़ी कंट्री में इतने यहाँ पे 140 करोड़ देशवासियों के बीच में 9 लोगों को सेलेक्ट करना जो अपना काम बहुत एक इम्पार्शियल वे से और अनबाइस्ड वे से कर सकें, तो ये बहुत एक बड़ा चैलेंज है, ठीक है। तो स्टेट कैन नॉट इग्नोर द प्लुरलिटी इन आवर सोसाइटी व्हाइल आइडेंटिफाइंग पीपल टू मैन इट्स वेरियस ऑर्गन्स। तो ऐसी भी प्रोबेबिलिटी कि इनमें से जो जज अपॉइंट करे गए हैं आने वाले समय में एक औरत भी होंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, क्योंकि इसमें लेडीज की रिप्रेजेंटेशन भी रखी गई है, ये जो 9 जजेस अपॉइंट करे गए हैं। तो क्योंकि हम एक मल्टी प्लूरल सोसाइटी है, मल्टी कल्चरल सोसाइटी है, तो हर एक सेक्शन के लोगों का ध्यान रखना जरूरी है, चाहे वो दलित हैं, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट हैं, चाहे वो औरतें हैं, ठीक है, चाहे वो किसी और मजहब के हो, चाहे वो किसी और रीजन के हो, ठीक है। So, be they the backward caste or scheduled tribes or minorities or women, ठीक है। Now, while selecting a judge to adorn the bench, the fundamental consideration जो की जाती है वो ये होती है कि वो कितना अच्छा न्याय दे पाएगा, his or her ability to do complete justice, ठीक है। क्योंकि ये प्रोसेस जो है, इंडिया इज द ओनली कंट्री जहां पे जो जजेस हैं, कोलिजियम के जजेस हैं, वही अपने में जजेस को अपॉइंट करते हैं। तो इस करके यहां पे ट्रांसपेरेंसी होना भी बहुत जरूरी है। ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ ये बात भी बहुत जरूरी आती है कि यहां पे जो जजेस अपॉइंट करे जा रहे हैं वो सही मायने में कंप्लीट जस्टिस डिलीवर कर सके कॉमन सिटीजन्स को। So conclusion, so 3 women judges select करे गए हैं, with one of them having a chance to head the top court in the near future, a judge belonging to the scheduled caste and one from the backward community। तो एक बहुत, जैसे हमने मल्टी कल्चरल की बात करी, मल्टी प्लूरल सोसाइटी की बात करी, तो इसमें वो देखने को मिला, ठीक है, कि हर एक सेक्शन के लोगों को अपॉइंट किया गया है। एंड 9 selected persons, they belong to 9 different states। तो टाइम एंड अगेन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे बहुत एम्फसाइज किया इन मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी एंड ओपननेस विद रिगार्ड टू द नॉर्म्स ऑफ सिलेक्शन विच शुड बी ट्रांसपेरेंट। तो ये एक चैलेंज होता है ना, पॉपुलेशन ऑफ 1.3-1.4 बिलियन पीपल, it is a big challenge to identify 9 or 8 or 10 people who are suitable for the job. So a big applause to the Chief Justice of India N.V. Raman, जिन्होंने ये टास्क कर दिखाया। और अभी जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है वो अब सफिशिएंट है, एटलीस्ट अब इतना प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पे नहीं होगा कि 9 नए जजेस अपॉइंट कर दिए गए हैं। अगला आर्टिकल जी आज आया जी हिंदू में, टोक्टाई, यास एंड प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि टोक्टाई और यास दोनों प्री मानसून साइक्लोन्स आए थे। टोक्टाई हमारा अरेबियन कोस्ट में आया था और जो यास था वो हमारा बे ऑफ बंगाल कोस्ट में आया था। प्री मानसून साइक्लोन एक्टिविटी हम पहली बार नहीं देख रहे हैं, पिछले साल भी हुआ था। निसर्गा हमारा अरेबियन सी में और जो अम्फन था वो हमारा बे ऑफ बंगाल में। अब ये जो है कंसेप्ट प्री मानसून साइक्लोनिक एक्टिविटी का बढ़ता जा रहा है। इसके चलते, और जैसे कि आप जानते हैं आईपीसीसी की रिपोर्ट कहती है कि बॉस जो बीमारी पैंडेमिक से भी ज्यादा जो खतरनाक चीज है, मोर डेंजरस इज द क्लाइमेट चेंज, is the global warming. So because of all these events, these erratic pattern of the rainfall, pre-monsoon cyclone activities happening, और ये आगे जाके बढ़ती रहेंगी, ठीक है। एक अजीब बात ये है कि अरेबियन सी में इतने साइक्लोन्स नहीं आते, बे ऑफ बंगाल में फिर भी आते हैं, बट अरेबियन सी में साइक्लोनिक एक्टिविटीज इंक्रीजिंग, right? So every year 5 to 6 tropical cyclones are formed in the Bay of Bengal and Arabian Sea, and ये 5-6 में से 2 या 3 होते हैं जो बहुत severe cyclonic storm होते हैं। World Bank and United Nations in 2010 estimated that around 200 million city residents would be exposed to the storms and earthquake by 2050 in India. That's quite a lot. That's a huge number. So almost हम कह सकते हैं कि 1/5 या 1/6 of India would be impacted आने वाले टाइम में इस तरह के प्री मानसून साइक्लोनिक एक्टिविटी से। सो बिटवीन 1891 एंड 2020 आउट ऑफ द 313 साइक्लोन्स क्रॉसिंग इंडियाज ईस्टर्न वेस्टर्न कोस्ट, 130 वर क्लासिफाइड एज सिवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। अब देखिए, अब कल को आपको क्वेश्चन पूछा जाए मेंस में साइक्लोन को लेके, साइक्लोन मिटिगेशन को लेके, तो आपके सामने बड़े क्रिस्प पॉइंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं, आप यहाँ पे ये पॉइंट्स आराम से देख सकते हैं। जो डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इस डेटा को अगर आप अपने आंसर में मेंशन करेंगे तो आप अपने आंसर में भी 4 चांद लगा देंगे, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ साइक्लोन्स, अब ये 4 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं, आपको 5 के 5 पॉइंट्स रटे होने चाहिए। कभी भी आपको पूछा जाए इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ साइक्लोन्स क्या है, तो यहाँ पे कुछ डेटा की बात करी गई है, वो आपको याद होने चाहिए। दैट टोक्टाई एंड यास के चलते इकोनॉमिक लॉस स्टूड एट ₹20 billion, which is $4.3 billion.
और पिछले 20 सालों में 1999 से 2020 में ऑलमोस्ट 12,000 लोग हैव बीन किल्ड एंड द डैमेज वाज एस्टिमेटेड एट $32,615. साइक्लोन्स आर द सेकंड मोस्ट expensive in terms of the cost incurred in damage, a natural disaster, and the third most lethal disaster in India after earthquake and flood. तो ये पॉइंट आप बहुत इजीली मेंशन कर सकते हैं अगर साइक्लोन से रिलेटेड आप कुछ आंसर कर रहे हैं. तो इंडिया हैज लॉस्ट अराउंड 2% ऑफ जीडीपी एंड 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू इन द लास्ट 20 ईयर्स. सो बिग इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ द साइक्लोन्स. अब वे फॉरवर्ड, अब यहां पे सोल्यूशन की बात आती है, हमको सोल्यूशन भी देना अपने आंसर में. सोल्यूशन इंप्रूविंग द साइक्लोन वार्निंग सिस्टम एंड रीवैम्पिंग डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस मेजर्स. उसके चलते सेंटर और स्टेट्स को भी, खास करके जो कोस्टल स्टेट्स हैं, ठीक है, जो कोस्टल स्टेट्स हैं वेस्ट कोस्ट की और ईस्ट कोस्ट की, सो इन स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ एक अच्छा तालमेल करना जरूरी है, कोऑर्डिनेशन करनी जरूरी है, ताकि कलेक्टिवली अच्छी डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज डिजाइन कर सके और लॉन्ग टर्म मिटिगेशन मेजर्स अगर हो सके विच इंक्लूड्स बिल्डिंग साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. देखिए लोग तो बहुत मारे जाते हैं लेकिन बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डिस्ट्रॉय हो जाता है. तो आने वाले समय में हमको पता है कि ग्लोबल वार्मिंग कहीं नहीं जाने वाली. साइक्लोन्स, फॉरेस्ट फायर्स, इतनी गर्मी होना, बारिश बहुत ज्यादा होना, ये सब रहने वाला है. एटलीस्ट जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो रहने वाला है. अब इसके चलते हमको मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स ग्रीन बिल्डिंग नॉर्म्स और फॉर दैट मैटर इंक्लूडिंग कंस्ट्रक्टिंग साइक्लोन रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर. चलिए अगला आर्टिकल चलते हैं जी. मोर स्क्रूटनी लेस स्पीड. तो ये आर्टिकल जो है जी आज इंडियन एक्सप्रेस में आया है. चक्षु रॉय ने आर्टिकल लिखा है. क्या कहता है आर्टिकल? व्हाट इज द रश, कि भैया जल्दी क्या है, व्हाट इज द रश, व्हाई इज द गवर्नमेंट, और चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट हो चाहे पिछली गवर्नमेंट हो, सब मिले होते हैं, ठीक है. अब ये बात कह रहे हैं, ये थोड़ा लाइट हार्टेड वे में का, ये बात ये कह रहे हैं दैट इतनी जल्दबाजी में ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को यूज करके लेजिस्लेशंस क्यों पास की जाती हैं विदाउट इफेक्टिवली स्क्रूटनाइजिंग, विदाउट इफेक्टिवली चेकिंग द प्रोविजंस ऑफ द बिल. इसमें ये बात करी गई है, ठीक है. और इसमें कोई भी पार्टी आगे कोई दूध का धुला नहीं हुई है, सब मिले होते हैं, ठीक है. कोई भी गवर्नमेंट हो, सभी ने अपना अपना ऑर्डिनेंस मेकिंग का मिसयूज करना होता है, ठीक है. ओवर द ईयर्स सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव एक्सप्लॉइटेड द स्पिरिट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड गवर्नमेंट्स हैव प्रोमलगेटेड एन ऑर्डिनेंस फॉर अ फ्यू डेज बिफोर अ पार्लियामेंट्री सेशन. तो पार्लियामेंट जब होने वाला है तो क्यों आप जल्दबाजी में, आपके पास तो नंबर है, अभी तो प्रेजेंट सरकार के पास नंबर भी है पूरा का पूरा, तो किस बात की जल्दबाजी है, ठीक है. सो ब्रिंगिंग इन द लॉ थ्रू ऑर्डिनेंस रूट ऑल्सो बाईपासेस पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी. तो ये कन्वेंशन जो है बाईपास हो जाते हैं. तो स्टेप बाय स्टेप प्रोविजन को, लेजिस्लेशन को स्टडी करना बहुत ज्यादा जरूरी है. और अगर वो नहीं हो रहा तो जो लॉ बनाया जा रहा है उसका कोई इंटेंशन नहीं होगा. अब आपके सामने फार्म लॉज की बात है, बहुत जल्दबाजी में वो ऑर्डिनेंस रूट के साथ पास करे गए, क्या मिला, क्या नतीजा हुआ, पूरे देश में हंगामा था. आज 1 साल होने वाला है, 10 महीने हो गए हैं कि अभी तक उसका कंसेंसस नहीं निकल पा रहा. तो अगर जल्दबाजी ना करी होती, अगर जो स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है उनको साथ में लेके या पार्लियामेंट्री कमेटी को अगर ये फैसला दिया जाता एग्जामिन करने का, तो मे बी शायद आउटकम बेटर हो सकता था, ठीक है. Now, it is observed that parliamentary committees rarely scrutinize the bills to replace ordinances because this may take time and defeat the purpose of the ordinance. ठीक है. सो इस करके पार्लियामेंट्री कमिटीज भी इसको इतना सीरियसली नहीं ले पाती हैं, ठीक है. और बहुत सारे केसेस में तो ये होता है कि बिकॉज द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स, तो इस करके लोकसभा में नंबर्स है, राज्यसभा में नंबर्स है, पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचता ही नहीं है. वहां पे आपको पता है पार्लियामेंट में अजीबोगरीब हंगामे हो रहे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर कुर्सी मारी जा रही होती है. टेंपल ऑफ डेमोक्रेसी जिसकी हम बात करते हैं, वहां पे तरह तरह के सीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है. अब रीसेंट एग्जांपल्स की बात करें जहां पे पार्लियामेंट्री कमेटी का जो फैसला था स्क्रूटनाइज करने का सर्टेन लेजिस्लेशंस को, वो काफी अच्छा रहा था. सो रिसेंटली अगर बात करें जीएसटी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन बिल, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, लेबर कोड, सरोगेसी, डीएनए टेक्नोलॉजी, अब यहां पे भी पार्लियामेंट्री कमेटी स्टेज में स्क्रूटनी हुई थी प्रॉपर्ली. तो इसके चलते कोई हर्ज नहीं है अगर थोड़ा सा इतना जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन ना पास किया जाए, ठीक है. आफ्टर ऑल वी आर अ डेमोक्रेसी, सो वी हैव टू टेक एवरीबडी अलोंग. कंसेंसस ऑपोजिशन का, लोगों का लेना बहुत जरूरी है. Way forward. Now, India needs a robust law-making process, one that does not bend to executive urgency or succumb to political expediency. ठीक है. So, दूसरी बात यहां पे ये आती है that all the bills, जितने भी bills हैं, should go through the pre-legislative scrutiny before being brought to the parliament. ठीक है. तो ये स्क्रूटनी, ये चेकिंग होना बहुत जरूरी है ताकि कंस्ट्रक्टिव वे से पॉलिसी मेकिंग हो सके, ठीक है. मैंडेटरी स्क्रूटनी ऑफ द बिल्स, अब यहां पे जो कॉलमनिस्ट हैं कहते हैं मैंडेटरी, कंपल्सरी स्क्रूटनी ऑफ द बिल्स बाय पार्लियामेंट्री कमिटीज शुड बिकम द रूल एंड नॉट द एक्सेप्शन. तो आपको कल पूछा जाए, आपके जीएस 2 में टॉपिक भी है, ठीक है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स का, और ये बहुत कॉमन और पॉपुलर टॉपिक है कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स को मिसयूज किया जाता है. अब आपके पास 5 मिनट मिल रहे हैं आपको वहां पे आंसर करने के लिए. मेंस में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो आपके पास क्विकली 4 पॉइंट्स आपके सामने आ गए ना कि क्या सोल्यूशन क्या होना चाहिए कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स का मिसयूज जो होता है, क्या और सोल्यूशन होने चाहिए जहां पे ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स का मिसयूज ना हो सके. तो आपके सामने क्रिस्प 4 पॉइंट्स आ गए. कंक्लूजन, हरिडली मेड एंड इनएडिक्वेटली स्क्रूटनाइज्ड लॉज हार्डली एवर अचीव देयर डिजायर्ड आउटकम्स. हम फार्म लॉज का एग्जांपल आपके सामने है,
ठीक है, बेशक उसमें बहुत अच्छे प्रोविजंस होंगे फार्म लॉज में, मैं ये नहीं कहता हूं कि अच्छे प्रोविजंस नहीं थे, बट नतीजा क्या मिला? अभी तो लड़ाई और हंगामा ही चल रहा है। अभी तो सेकंड वेव से पहले तो काफी हंगामा था, अब सेकंड वेव के बाद फिर भी मामला ठंडा पड़ गया है, कुछ नहीं पता कि आगे फिर वो मुद्दा गर्म हो जाए। सो कंसेंसस होना बहुत जरूरी है और पार्लियामेंट्री कमेटी को में स्क्रूटनाइज करना लेजिस्लेशन को इज वेरी इंपेरेटिव। अगला आर्टिकल, अब देखिए, अब ये मत कहना कि अफगानिस्तान और ये इंडिया को लेके बहुत सारे आर्टिकल्स आ रहे हैं। अब आ रहे हैं आर्टिकल्स, क्यों, हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली आर्टिकल्स आ रहे हैं तो हमको डिस्कस भी करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है ये वाला। अभी जो पूरी की पूरी जो जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है सेंट्रल एशिया के इस इशू पे निर्भर करती है। और ये आर्टिकल लिखने वाले कौन है? द ग्रेट सी राजा मोहन। इनसे बेहतर तो शायद ही कोई इंटरनेशनल रिलेशन में लिखता हो। अब इसके चलते काबुल तालिबान के इशू के चलते बहुत सारे आर्टिकल्स हमने पीछे डिस्कस करे हैं। अभी 4 दिन पहले 19 अगस्त को हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, अंडरस्टैंडिंग तालिबान 2.0। ये एम भद्र कुमार का आर्टिकल था। हमने आपको एडिटोरियल डिस्कशन में मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि तालिबान के साथ एंगेज करना जरूरी क्यों है, वाई इज इट इंपेरेटिव कि हम टाइम खोए ना तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए। सी राजा मोहन, इन्होंने जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं, क्योंकि इनको मैं बहुत फॉलो करता हूं, इनके आर्टिकल्स पिछले 1-1.5 महीने से जितने भी आए हैं तालिबान और इंडिया की एंगेजमेंट को लेकर, वो यही कहते हैं दैट स्ट्रेटेजिक पेशेंस, राइट। तो कंटेक्स्ट आता है दैट चाहे बेशक पाकिस्तान इज सेलिब्रेटिंग कि तालिबान आ गया, वो बहुत अभी जश्न मना रहे हैं, इंडिया मस्ट शो स्ट्रेटेजिक पेशेंस। इंडिया को भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एज फार एज एंगेजमेंट विद द तालिबान इज कंसर्न। दे शुड बाय मोर टाइम। अब सजेशंस फॉर द साउथ ब्लॉक, तो ये आर्टिकल को बस यही 5 पॉइंट्स में मैं खत्म कर दूंगा, ज्यादा हम डिटेल में नहीं करेंगे, क्योंकि इसके चलते बहुत सारे आर्टिकल्स हम ऑलरेडी पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं इंडिया, तालिबान और अफगानिस्तान के इशू को लेके। तो ये 5 सजेशंस हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि जी अगर तालिबान के साथ एंगेज इंडिया को करना है कि नहीं करना, तो क्या सुझाव आप देंगे? बिकॉज आप आज सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स, आपने सुझाव देने, आपने सजेशंस देने, ठीक है। अब क्या सजेशंस है इंडियन फॉरेन पॉलिसी मेकर के लिए? राजा मोहन ये कहते हैं दैट ज्योग्राफी इज द रीजन दैट तालिबान की नजदीकी रावलपिंडी के साथ ज्यादा है और दिल्ली के साथ कम है, बिकॉज हमको एक फिजिकल एक्सेस नहीं है अफगानिस्तान में। हमने हालांकि चाबार पोर्ट ईरान में बनाया है, जिरांज दिलरम हाईवे हमने बनाया अफगानिस्तान में, लेकिन हमारे पास डायरेक्ट एक्सेस नहीं है। मास्टरली इनएक्टिविटी इज नॉट अ पैसिव स्ट्रैटेजी, कि यानी कि अगर अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, if we are buying time, that is not a bad idea. It recognizes the futility of trying to control Afghanistan, क्योंकि अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए अभी चाइना बैठा है, पाकिस्तान बैठा है, रशिया बैठा है, अमेरिका का भी कुछ पता नहीं होता। अमेरिका का भी मन करेगा तो वो बीच में इंटरफेयर करेगा, हालांकि अमेरिका की बहुत शर्मनाक बेइज्जती हो चुकी है। तो इस करके जल्दबाजी नहीं, हो सकता है कि तालिबान को इंडिया की जरूरत ज्यादा हो एज कंपेयर कि इंडिया को तालिबान की जरूरत है। क्योंकि लेट मी ऑल्सो टेल यू, क्योंकि हमने पीछे शेयर किया था कि तालिबान पाकिस्तान को 1 आर्म डिस्टेंस पे रखना चाहता है। इस बार ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान पाकिस्तान का कोई प्रोटेक्टोरेट बन के बना रहे, ठीक है। Now conserving one's scarce resources and deploying them at the most appropriate moment and location. तो स्ट्रैटेजी टैक्टिक्स क्या होते हैं कि समय आने पे वार करना चाहिए, समय आने पे एंगेज करना चाहिए। तो यही तो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं। जल्दबाजी में आके इंपल्सिव होकर दिल की सुन के अगर आप कोई ऐसे फैसला उठाएंगे तो दैट माइट बी काउंटर प्रोडक्टिव, ठीक है। एंड स्ट्रेटेजिक पेशेंस कपल्ड विद पॉलिटिकल एम्पैथी, ये बहुत जरूरी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तालिबान में अभी जो अभी अफगानिस्तान में सीन्स हमको देखने को मिल रहे हैं कि लोगों के ऊपर बहुत टॉर्चर किया जा रहा है, वहां पे बहुत माइनॉरिटीज हैं, वहां पे बहुत तरह के सेक्ट्स हैं, हजारास हैं फॉर एग्जांपल जो शिया कम्युनिटी के हैं, उनके अगेंस्ट बहुत टॉर्चर किया जा रहा है। तो हमको जो अपना कंपैशन है, सिंपैथी है अफगान के लोगों के साथ बनानी बहुत जरूरी है। आफ्टर ऑल पिछले 20 सालों में हमने अफगान सिविलियन गवर्नमेंट के साथ बहुत नजदीकी से काम किया था, हमने बहुत ज्यादा वहां पे पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट किया था। तो अभी अगर तालिबान के साथ एंगेज करना है तो उससे पहले हम लोगों की गुडविल भी बना के रखें, बिकॉज एक्टिव एंगेजमेंट विल कंटिन्यू टू कीप दिल्ली रेलेवेंट इन काबुल्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल एवोल्यूशन। तो देखिए जी, ये 5 पॉइंट हैं और काम खत्म। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या सोल्यूशन होना चाहिए इंडिया का टुवर्ड्स एंगेजिंग विद तालिबान, तो आप ये 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ऑफ द डे आता है जी। क्वेश्चन ऑफ द डे ये है, इवैल्यूएट द रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन इंडिया इन द लास्ट 74 years since independence. Enumerate recent instances where because of engagement of civil society the political executive was held accountable. ये 250 शब्दों में आप आंसर लिखिए कमेंट सेक्शन में, इसमें कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज अ फ्री एक्सरसाइज। पॉइंट है आपको एंगेज करना, आपके व्यूज जानना, कोई ना कोई हमारी टीम में से आपका आंसर जरूर इवैल्यूएट करेगा, व्यू करेगा, आपको कमेंट करेगा। सो ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं कि सभी नहीं करना है, जिसके पास टाइम है, जो अपनी राइटिंग प्रैक्टिस इंप्रूव करना चाहते हैं, जिनको टाइम परमिट करता है, तो वो जरूर इसमें हिस्सा लीजिए, पार्टिसिपेट करिए। काफी बच्चों ने आंसर्स लिखे हैं, बहुत अच्छे आंसर्स लिखे हैं, एंड समबडी फ्रॉम आवर टीम विल डेफिनेटली रिवर्ट बैक टू यू इन द रीसेंट जो भी आपने आंसर्स लिखे थे, ठीक है जी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम परसों। जय हिंद, टेक केयर।